सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोट के साथ। अब्दुल कलाम जी कहते हैं मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल कोट है और बहुत ही मीनिंगफुल कोट है कि जब हमें चैलेंजेस आते हैं तभी हम जो है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और तभी हमें क्या मिलती है, सक्सेस। और ये जो कोट है, कोट का मतलब तो बहुत सिंपल था कि जब आपको परेशानी आती है तभी जो है हम उसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं और वही जो सॉल्यूशन है हमारी सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो कोट है, आप कहेंगे कि सर हीट वेव के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो हीट वेव की जो प्रॉब्लम है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हीट वेव की प्रॉब्लम आ रही है और ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी नए नए, जैसे हैप प्रोग्राम हो गया, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोट है हमारे एडिटोरियल डिस्कशन से रिलेटेड है। तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डेली डिस्पैच डिस्कशन, हीट वेव इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अगर क्लाइमेट चेंज में स्पेसिफिक चीज़ें अगर पूछता है तो वो हीट वेव पूछ सकता है। तो हीट वेव आज के जो डिस्कशन है हमारा इसमें कवर कर रखी है, तो इसके नोट ज़रूर बना लेना मेरे प्यारे बच्चों। सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। क्या उद्देश्य है हमारा? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? नई नई डायमेंशंस को ऐड करके, सिंपली वही हम डेली करते हैं। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 2025 आ चुका है, ठीक है, अब विंटर जा चुकी है, 2024 की 25 आया। अब धीरे धीरे जो है हम जो है गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, समर्स आ रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हीट वेव जो एक फिनोमिना होता है हर साल जो आता है वो एकदम जो है रियल हो रहा है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेजर जो हीट वेव इंडिया के अंदर 2025 में आया है, 2025 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, वो आया है कब? 2000 अभी मार्च 15 के अंदर, ठीक है। तो ये जो मार्च 15 के अंदर जो हीट वेव आया है लास्ट टाइम से 20 दिन पहले आ गया है। तो देखो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है किस चीज़ का, कि जो हमारा प्लेनेट है वो अब हॉट होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। इसलिए जो हीट वेव है ये 20 दिन पहले ही आ गई है। लास्ट 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में, पिछले एक डेकेड्स में जो नंबर ऑफ हॉट डेज हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं और जो इंटेंसिटी है ये दोनों ही इंक्रीज़ हुई है। तो ये देखो ये भी इंडिकेशन है क्या, कि भाई क्लाइमेट चेंज जो चीज़ है वो रियल है। और 2024 हमारे पूरी हिस्ट्री के अंदर है जो हॉटेस्ट ईयर बताया है पूरे हमारे अर्थ के ऊपर। अर्थ का टेम्परेचर 2024 के अंदर 1.155 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। तो देखो पेरिस एग्रीमेंट आपको याद होगा, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जब हुआ था उसमें जो था 1.5 तक जो है हम अपने जो अर्थ का टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उस टाइम से लेके अभी तक 1.5 डिग्री तक इसको है ना कर्ब करने की कोशिश करेंगे और 2 डिग्री से कम रखेंगे। ये कुछ टारगेट रखा गया था। देखो यहाँ पे लेकिन पहला जो था वो ब्रीच होता हुआ नज़र आ रहा है 2024 के अंदर, कि 2024 का जो हॉटेस्ट ईयर हमें काउंट हुआ अपनी हिस्ट्री के अंदर वो 1.55 डिग्री जो सेल्सियस था उससे ज़्यादा था। तो क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली रियल है और हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बाकी जो इसमें प्रॉब्लम थी वो क्लाइमेट चेंज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितनी बार भी हमने डिस्कस करा है। यहाँ पे हीट वेव से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर विंटर की बात करें तो इंडिया का विंटर भी हीटअप हो चुका है। हमारा जो 2022 का विंटर था, दिसंबर में तो विंटर होता है इंडिया में, तो हमारे 2022 के अंदर जो विंटर था वो हॉटेस्ट दिसंबर था। तो देखो विंटर भी अब जो है कम होता जा रहा है और हीट जो है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो ये जो हीट वेव फिनोमिना है और ये जो क्लाइमेट चेंज है दोनों ही रिलेवेंट है और दोनों ही जो है रियल है। ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे अपने डिस्कशन में पहले ही पैराग्राफ में दिख रही है। अब इस हीट वेव की वजह से, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और लू चलती है तो उसे हीट वेव बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो हीट वेव है मार्च 15 से आनी चालू हो गई, 20 दिन पहले ही। इसके हमारे ऊपर हेल्थ और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इसीलिए हम जो है इसकी परवाह करते हैं। ये क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? देखो हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या होता है? हीट स्ट्रेस होता है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आउटसाइड टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है अपने आप को कूल करने वाला, कैसे हमारा बॉडी कूल करता है अपने आप को? स्वेटिंग के थ्रू। स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा कूल होता है, ठीक है। अब जब हीट वेव ज़्यादा होती है तो हीट स्ट्रेस हो जाता है, हमारी बॉडी अपने आप को कूल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर हो गया, हमारा ब्रेन फेलियर हो जाता है और एक्सट्रीम केसेस के अंदर डेथ भी हो जाती है। तो देखो हम हर साल जो है जब भी गर्मियाँ आती हैं तो ये सुनते हैं कि हीट की वजह से जो है इतने लोग मारे गए। वो कैसे मारे जाते हैं? यही हीट स्ट्रेस और हमारा जो इंटरनल कूलिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, वो कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो ये तो सिर्फ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज है ना, हमारे ऊपर हीट स्ट्रेस के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी हमारे हीट वेव के। जो हमारे फार्मर है, और आपको पता है कि हमारे इंडिया में मोर देन हाफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो हमारे जो फार्मर है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि इस हीट वेव के अंदर जो है खेतों में काम करना थोड़ा सा जो है अनबियरेबल हो जाता है। प्लस ये जो क्रॉप यील्ड है, ठीक है, ये भी हमने देखा था, ये हमारी CSIR का डेटा था, CSIR का डेटा था, एक एडिटोरियल के अंदर मेरे को याद है, उसमें बताया गया था कि क्रॉप यील्ड जो है किस जो है रफ्तार से जो है कम होती जा रही है, किसकी वजह से, सिर्फ हीट स्ट्रेस की वजह से, हीट वेव की वजह से। प्लस ये जो लाइफ स्टॉक सर्वाइवल है ये कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हो क्यों रही है, हीट वेव की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ी है। जब वो एग्रीकल्चर फील्ड वाले जो हमारे युवा हैं वो खेतों में काम नहीं कर पाएंगे, प्लस जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाएगी, प्लस जो हमारे ये लाइफ स्टॉक सर्वाइवल है ये नहीं सर्वाइव कर पाएगी, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया को बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारी जो अदर वर्क फोर्सेज है वो भी वनरेबल है हीट वेव से। देखो मैंने आपको बताया भी था किसी डेली डिस्पैच डिस्कशन के अंदर भी, या फिर मैंने लेक्चर लिया होगा वहाँ बताया होगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो जब भी हीट वेव होती है उससे जो भी लोग जो खुले में काम करते हैं, मतलब कि ऑफिस में, जैसे हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, या फिर आप जो हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो हैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर हीट वेव का इफेक्ट जो है इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे फार्मर्स हो गए, ठीक है, जो हमारे वेज लेबरर्स हो गए, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, जो हमारे स्विगी वाले हो गए, ठीक है, गिग वर्कर्स हो गए, ठीक है, इनके ऊपर जो है हीट वेव का इफेक्ट जो है बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। इसकी वजह से जो है हमारा जो वर्किंग आवर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। सोच के देखो कि एक आदमी जो है दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है, अब ये 8 आवर काम करने वाला जो है 6 आवर काम करने लग गया। अगर ये एक आदमी की बात है तो कोई इतना ज़्यादा इकोनॉमी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो आप 104 करोड़ से, ठीक है, इतने जो हमारे भारतीय, अगर इनका इतना वर्किंग आवर जो है 2 घंटे आवर कम हो जाए, तो इतना जो वर्किंग आवर है, लेट से 100 करोड़ जो वर्किंग आवर है वो कहीं ना कहीं बहुत जो इकोनॉमिक जो डाउनग्रेड लेके आएगा कंट्री के अंदर, वो भी यहाँ पे बता रखा है। वर्कफोर्स कितनी वनरेबल है हमारी, 380 मिलियन पीपल जो हमारे लोग हैं वो ओपन में काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली जो है हीट एक्सपोज्ड है। अब यहाँ पे बता भी रखा है 2023 के अंदर हमने 6% जो अपना टोटल वर्क आवर था वो खोया था, किसकी वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से। 6% वर्क आवर मतलब इक्वल है 6% ऑफ GDP, कि हम अपना जो GDP का हिस्सा है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो खो रहे हैं, हीट वेव की वजह से जो है खो रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से वेज भी लॉस होती है, जॉब भी लॉस होती है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाती है, ये भी यहाँ बता रखा है। देखो वही चीज़ बता रखी है, 3 to 5% GDP जो है वो हमने खोया था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। और इसमें सफ़र कौन होते हैं, सफ़र डेफिनेटली वही होते हैं जो सबसे कमज़ोर होते हैं। पूरेस्ट और वीकेस्ट जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वो इफेक्ट होता है, ना कि जो बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ में घूमने वाले हैं वो लोग, ठीक है। वुमेन, माइग्रेंट्स, एल्डरली, और जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे सफ़र करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट वेव के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कभी आ जाता है तो सेम का सेम उतार दो तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो करना क्या चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन है यहाँ पे बता रखा है हैप। हैप क्या है, हीट एक्शन प्लान। अहमदाबाद गुजरात का हमारा फर्स्ट सिटी बना है एशिया का, ठीक है, जिसने ये प्लान जो है 2013 में लॉन्च किया था। अब तो भारत के अंदर हमारे यहाँ 23 सिटी और 140 जो हमारी सिटीज़ हैं, 23 हमारे राज्य हैं और 140 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर होता क्या है हैप के अंदर, देखो इसके अंदर क्या है, सिंपल चीज़ कि जब हीट वेव आने वाली होती है तो पहले से ही जो है अर्ली वार्निंग दे देते हैं कि हीट वेव आने वाली है, क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है हैप प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन देते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेशन से बचें, पानी पिएं, ये सारी चीज़ें देते हैं। हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनको भी प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर हीट रिलेटेड कोई इशू, हेल्थ इशू आ जाता है तो उसको कैसे टैकल करना है। प्लस इसके साथ लॉन्ग टर्म एफर्ट पे भी, हैप के अंदर लॉन्ग टर्म एफर्ट पे भी जो है ध्यान दिया जाता है। लॉन्ग टर्म एफर्ट क्या है कि पेड़ लगाना, ठीक है, पार्क जो है उसको ओपन कर देना, रूफ टॉप जो होती है हमारी छत होती है उसको वाइट कलर से पेंट कर देना, क्योंकि वाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और ब्लैक कलर उसे अब्जॉर्ब करती है। तो वाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो हमारे जो घर वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं ठंडे रहेंगे। प्लस डेटा कलेक्ट करना कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों की डेथ हो गई। तो ये सारा जो प्रोग्राम है ये किसके अंदर आता है, हमारे हैप प्रोग्राम के अंदर आता है।
लेकिन इस हैप प्रोग्राम के अंदर भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो प्रॉब्लम ये है कि ये जो हैप प्रोग्राम है ये ह्यूमिडिटी हो गई या नाइट में जो टेम्परेचर हो गया उसको कंसीडर ही नहीं करता। और देखो एक बात एकदम जो है रियल है और सही है कि क्या कि हमें लोकल जो है टेलर मेड जिसे सॉल्यूशन बोलते हैं कि हर एक एरिया के हिसाब से हमें सॉल्यूशन देखना चाहिए। राजस्थान के अंदर अलग सॉल्यूशन होगा, हरियाणा के अंदर अलग सॉल्यूशन होगा, दिल्ली में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, बिहार में अलग होगा। तो ये जो टेलर मेड सॉल्यूशन है ये हैप प्रोग्राम कंसीडर नहीं करता। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि हमें लोकल जो प्लान्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो बनाने चाहिए, टेलर मेड जो प्रोग्राम्स है वो बनाने चाहिए हैप के अंदर ही। हमें जो है कंट्रियों से सीखने की ज़रूरत है, यूके जैसी कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ जो अलर्ट है इनका, हीट हेल्थ अलर्ट सिस्टम जो है ये नाइट और डे के टेम्परेचर को भी जो है मॉनिटर करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ डे होता है, नाइट में तो अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ गवर्नमेंट को जो है अपना बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है वो करना चाहिए। आपको पता होगा ग्रीन बिल्डिंग कोड भी है हमारे यहाँ पे, तो उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मटेरियल ऐसे यूज़ करने की ज़रूरत है जो कि रिफ्लेक्ट करें या फिर एब्जॉर्ब ना करें हीट को। हमारे यहाँ पे कंक्रीट जंगल बोलते हैं, याद होगा कंक्रीट जंगल क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ कंक्रीट जंगल जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हीट देखो हीट वेव जो है शहरों में ही ज़्यादा क्यों होती है। ये वेस्ट बंगाल में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी बोला था कि हीट वेव के जो कॉन्सिक्वेंसेज है शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है शायद 20 to 25% मोर होते हैं कंपैरेटिवली टू रूरल एरिया। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है, और इवन अब जो है ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से जो ये सारी चीज़ें हैं ये रूरल एरियाज़ के अंदर भी जो है जा रही है। कैसे? देखो शहरों के अंदर क्या होता है, पक्के पक्के मकान बना लेते हैं। पक्के मकान बनाने से वो कंक्रीट वाले जो मकान होते हैं, रोडी सीमेंट वाला, सरिया वाला, ये गुड एब्जॉर्बर हैं हीट के। किसके? गुड एब्जॉर्बर हैं हीट के। गांव में जो गोबर वाला मकान होता है, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गांव में गोबर वाले मकान बनाओ, देखो लेकिन वो जो मकान होता है वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट किया गया था कल्चरली, ठीक है। लेकिन जब ये कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ तो सारे लोगों ने ऐसा बनाना चालू कर दिया। अब ये क्या करता है, दिन में तो जो है बहुत ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब करता है हीट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो रहता है जिसे कहते हैं सिकुड़ापन रहता है कि जो हमारी स्ट्रीट्स वगैरह इतनी खुली नहीं रहती, हवा जो है पास नहीं हो पाती, कंजेशन जिसे कहते हैं। प्लस ये जो हमारे कंक्रीट्स हैं ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर जैसे ही सूरज ढलता है शाम में 3-4 बजे के बाद, फिर उसके बाद ये जो है रिलीज़ करते हैं हीट को। जब ये रिलीज़ करते हैं तो नाइट का टेम्परेचर जो है अनबियरेबल हो जाता है। इसीलिए शहरों के अंदर हीट वेव की जो प्रॉब्लम है ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लस जो हमारे नेचुरल पॉइंट्स वगैरह हो गए वो एनक्रोचमेंट हो जाते हैं, तो वो जो है इसको हीट को रिड्यूस करने का काम करते हैं, जो कि नेचुरल आप कह लीजिए कि एक तरह से एसी का काम करते हैं, वो हम एनक्रोच करके उसको ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए शहरों के अंदर ये सारी जो प्रॉब्लम है ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल बेंगलुरु ले लो, बेंगलुरु के अंदर लास्ट जो हमारा समर गया था उसके अंदर कितने ज़्यादा जो है वो फायर देखने को मिली थी पॉन्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि पॉन्ड को कंक्रीट जो पॉन्ड था उसको एनक्रोच कर लिया था कूड़ा वूड़ा भर भरा के, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जैसे हीट वेव चालू हुई तो वहाँ पे जो फायर लगने वाले इंसिडेंट वो चालू हुए। जैसे भलसवा हमारा जो ये कूड़े वाला ढेर है वहाँ पे जो है फायर लगी थी, सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। और यही यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने बता रखा है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, वेज प्रोवाइड करानी चाहिए जिनकी वेज लॉस हो रहे हैं। और कॉमन एडवाइस दे देते हैं हैप के अंदर कि भाई इंडोर रहो। लेकिन ये जो हमारे फार्मर्स हैं, ये जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, ये कैसे इंडोर रह के काम करेंगे? तो ये जो चीज़ है ये काम नहीं करते। और इवन शहरों के अंदर अगर इंडोर रहते भी हैं तो आपको पता है कि कितने कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं, कितने वैसे एरियाज़ होते हैं, एक उस रूफ़ के अंदर जो है 10-10, 20-20 लोग रहते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में बता रखी है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है हैप के साथ, कि सिर्फ एडवाइस देने से नहीं चलेगा कि जो है सिर्फ पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी ये करो वो करो, करना भी पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना भी पड़ेगा। जो वेज लॉस हो रही है उसको, वेज लॉस को भी जो है वो करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। प्लस इसके साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमारे हैप के अंदर भी है। यहाँ पे भी बता रखा है कि हमारी सिटीज़ के अंदर जो है समर शेल्टर जो है वो लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, क्या? स्लम्स की प्रॉब्लम, ठीक है। शहरों के अंदर मैं बोल रहा हूँ, सिटीज़ के अंदर स्लम्स की प्रॉब्लम है। तो स्लम्स में जो हमारे सिटीजन्स रह रहे हैं उनके लिए भी हमें जो है मेजर्स लेने चाहिए। तो समर शेल्टर हो गए, प्लस वो वाइट पेंट हो गया। धारावी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया था वाइट रिफ्लेक्टिव पेंट का, तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए, रिफ्लेक्टिव पेंट का यूज़ करना चाहिए। ये कूल रूफ पॉलिसी जो है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, वही रिफ्लेक्टिव पेंट वाली पॉलिसी है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे।
प्लस जो गवर्नमेंट है उसको ये और वाटर पॉइंट को लगाना चाहिए जगह जगह, ORS के घोल हो गए और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हो गया, ये प्रोवाइड कराना चाहिए इवन प्राइवेट कंपनीज़ को, तब जाके जो है हम कुल मिला के जो एफर्ट है सबको करना पड़ेगा, तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा इस हीट वेव का। लोगों को अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग तक जो है अलाउ करना चाहिए वर्क प्लेस के अंदर, ताकि वो जो हीट है उससे बच सकें। हीट प्रोटेक्शन कॉस्ट इफेक्टिव बनानी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही होगा। और हमें अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है EV में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना, या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करना। और हमने रिन्यूएबल एनर्जी का जो चैप्टर था वो पढ़ा भी था, चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन हुआ था, डेली डिस्पैच डिस्कशन हुआ था, वो हमने पढ़ा भी था। तो दोनों चीज़ आपस में कनेक्ट भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ एक बार कनेक्ट करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये एडिटोरियल तो अच्छे से समझ आ गया होगा, काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी ईजी भी था। ये है पेपर 2 के लिए, एक बार लिखो, लिखने के बाद जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें शेयर करो। डिस्कशन ग्रुप में शेयर करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन खोलो, डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो 2 लिंक मिलेंगे, एक हमारा टेलीग्राम चैनल का है जहाँ पे ये PDF है, दूसरा हमारा डिस्कशन ग्रुप का है। तो डिस्कशन ग्रुप में जाके आप अपना जो ऐसे राइटिंग है वो शेयर कर सकते हैं, बच्चे उसको इवेल्युएट भी करते हैं। और कुछ शैतान लोग हैं दूसरे इंस्टीट्यूट वाले जो अपने प्रमोशन भी वहाँ पर करते हैं, तो चलो वो अलग बात है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लाउड बर्स्ट। अभी ये क्लाउड बर्स्ट आपको पता है कश्मीर में हुआ है। ये होता क्या है क्लाउड बर्स्ट, इसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे CAPF एग्जाम में पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। पहले तो IMD की डेफिनेशन देखते हैं। भाई IMD क्या बोलता है, IMD बोलता है 100 mm रेनफॉल 1 घंटे के अंदर हो जाए, ठीक है, उसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। कितने एरिया के अंदर, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन, 100 mm रेनफॉल 1 घंटे के अंदर कितने एरिया के अंदर, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया, ठीक है। हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, अभी हीट वेव में देखा क्लाइमेट चेंज, अब यहाँ पे फिर से आ गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो क्लाउड बर्स्ट के जो इवेंट्स है ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऑरोग्राफिक क्लाउड बर्स्ट भी होता है, 3-4 तरह के होते हैं, सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये थोड़ा सा देख लेना इसको, तो इससे भी थोड़ा सा समझ आएगा। मैकेनिज्म देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है। देखो स्पेशली ये लेट से यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ओशन से, सी लेवल से हमारा जो है मॉइस्चर आया, हमारे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा कि जो हमारा क्लाउड है उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, कंडेंसेशन होती जाएगी, ठीक है। तो यही बता रखा है यहाँ पे, क्लाउड कंडेंस होता है, वर्टिकल कॉलम डेवलप हो जाता है जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर जो हमारा क्लाउड है वो चढ़ना चालू करता है, और फिर वहाँ पे क्यूमोलिम्बस क्लाउड बना देता है। ये मैंने एक बार डेली डिस्पैच के अंदर आपको टोटल क्लाउड्स भी पढ़ाए थे, मेरे को याद है 4 क्लाउड्स के टाइप बताए थे, तो वही इसमें से क्यूमुलोनिम्बस है वो हो जाता है। फिर ये जो है रेन, थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। ऑरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से क्या होता है, ये जो क्लाउड है, देखो अगर एक बार क्लाउड बन गया, ठीक है, क्लाउड बनने के बाद अगर ये सीधा सीधा चला जा रहा है तो आगे जाके जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन या कह लो बारिश हो जाएगी। लेकिन अगर ये माउंटेन आ गया तो क्या होगा, ये क्लाउड यहाँ पे इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वर्टिकल कॉलम में डेवलप हो जाएगा, वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ये हॉरिजॉन होता है, ये वर्टिकल होता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल कॉलम में ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली कंडेंस होगा। कंडेंस होने की वजह से क्या होगा, ये जो क्लाउड है, ये वो जो क्यूमुलोनिम्बस होता है जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, थंडर्स वगैरह होते हैं, बारिश वाला जो क्लाउड होता है उसको कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, उसमें डेवलप हो जाएगा। और फिर ये जो है अब वर्टिकल हो गया तो कम एरिया के अंदर जो है बारिश करेगा, यहाँ पे जो था ज़्यादा एरिया के अंदर बारिश करता, तो यही बता रखा है, अनस्टेबल हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बारिश डेवलप करता है, और वो भी छोटे से एरिया के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया आपको वही। और इसी की वजह से जो है जो ये वाला क्लाउड बर्स्ट जिसे कहते हैं, बादल फटता तो कहीं नहीं है, ये 100 मीटर mm जो रेनफॉल है, बहुत तेज़ से जो है बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, जनरली जो ऑरोग्राफिक रेनफॉल है वहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है क्लाउड बर्स्ट का इवेंट। और किस हाइट पे देखने को मिलता है, ये हाइट है हमारी 1000 से 2500 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। तो यहीं पे जाके जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर बारिश की वजह से जो है फ्लडिंग आ जाती है, लैंड स्लाइडिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो ये देखो अब समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लाउड बना, माउंटेन है यहाँ पे, अब ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, ऊपर चढ़ते चढ़ते क्या हो रहा है कि ये कॉन्स्टेंट होता जा रहा है, एक छोटे से एरिया में सिकुड़ के रह जाता है। लेकिन जितनी ऊपर जाएगा उतनी ही तेज़ी से जो है इसमें हीट रिड्यूस होगी, हीट रिड्यूस होकर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन की वजह से बारिश आएगी, और ये जो बारिश है छोटे से एरिया के अंदर होती है, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, 100 mm से ज़्यादा, तो उसे हम कह देते हैं क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ये तो हो गया हमारा ओरोग्राफिक। ठीक है, इसके साथ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है तो ये कन्वेक्शन रेनफॉल, ये कन्वेक्शन क्लाउड, कन्वेक्टिव क्लाउड जो है वो क्रिएट होते हैं, ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्लाउड क्रिएशन होता है, फिर नीचे बारिश आती है। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे होता है। उड़ीसा वगैरह में ये जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस वाला क्लाउड बर्स्ट होता है वो होता है। यूएसए वगैरह में, हमारे यहाँ पे तो मास जो है वो होता नहीं है, एयर मास। एयर मास क्या होता है, ठंडी हवा और एक गर्म हवा दोनों आपस में मिल गई तो एयर मास जो है, दो हॉट एयर मास और जो है हमें कोल्ड एयर मास मिलते हैं, तो यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है, फिर जो है हमारा बारिश होती है। तो वहाँ पे यूएसए वगैरह में इवेंट ज़्यादा होते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास वाला, तो वहाँ पे जो है ये क्लाउड बर्स्ट की प्रॉब्लम आती है। हाई ह्यूमिडिटी एरिया के अंदर भी जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे शायद बता भी रखा है, मुंबई जैसा एरिया हो गया कि वहाँ पे एक्सट्रीमली हाई ह्यूमिडिटी रहती है, प्लस जो हमारी मानसून विंड है वो जाके टकराती है, तो उसकी वजह से फिर वो जो रेनफॉल का पैटर्न है वो आईएमडी के उससे मैच कर जाता है, तो हम कहते हैं क्या, क्लाउड बर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इसके लिए हमारी एनएमडी की, एनडीएमए की गाइडलाइंस भी है कि कैसे जो है हम मिटिगेट करें इस क्लाउड बर्स्ट को। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ईजी, अर्ली वार्निंग हो गया, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हो गया, लेकिन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बताना चाहता था कि लैंड यूज़ प्लानिंग को थोड़ा सा ढंग से यूज़ करना चाहिए। ये मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने दिया था। कभी कभी ऐसी चीज़ें पूछता है ना, फिर याद नहीं आता कि कहाँ पढ़ा था कहाँ नहीं पढ़ा था। क्लाउड बर्स्ट समझ आ गया होगा, सिंपल चीज़ है, जैसे प्रिसिपिटेशन होता है बस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जगह जगह होता है। कैसे, हमारा एक ऑरोग्राफिक हो गया, एक हमारा जो है एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से हो गया, एयर मास के भिड़ने की वजह से हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लाउड बर्स्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, प्लस ये मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बोला कि लैंड यूज़ को सही से यूज़ करो तो क्लाउड बर्स्ट की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आता है या नहीं आता। नेक्स्ट चलो, वॉइस ऑफ किन्नौर। ठीक है, इंडियन आर्मी ने अभी जो है एक रेडियो स्टेशन लॉन्च करा है बेसिकली, वॉइस ऑफ किन्नौर के नाम से, पूह हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये जो स्टेशन है ये आर्मी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना के अंडर ये जो है हमारी इंडियन आर्मी ने ये वॉइस ऑफ किन्नौर को लॉन्च करा है। ठीक है, रेडियो स्टेशन है, तो बस इतना ही था, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन आर्मी ने और सीएपीएफ हमारी पैरामिलिट्री भाई भाई, ठीक है, और इन्होंने कुछ करा है तो वो पता होना चाहिए हमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आता है या नहीं आता। नेक्स्ट चलें, क्रॉप। देखो ये चीज़ जो है ये आप जो है साइंस एंड टेक के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर साइंस एंड टेक पे, साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन जो है हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर आ जाता है तो यहाँ से जो फॉर्डर पॉइंट्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसरो ने अभी सैटेलाइट को यूज़ करके जो है हमारा टोटल कितने वीट हमारी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ, रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ों का पता लगा के बताया कि भाई जो अभी जो क्रॉप प्रोडक्शन है 122.724 मिलियन टन हुआ है मार्च 31, 2025 के अंदर, वीट ग्रोइंग स्टेट्स के अंदर, टोटल 8 स्टेट्स में काउंट करा है। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट क्रॉप की डेफिनेशन क्या है? क्रॉप की डेफिनेशन है कॉम्प्रहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। ठीक है, रिमोट सेंसिंग मतलब सैटेलाइट से कर रहे हैं। कर कौन रहा है? हमारा इसरो के अंदर NRSC मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसको कर रहा है। ठीक है, इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, मतलब कि जैसे जैसे क्रॉप बड़ी हो रही है वैसे वैसे वो देखते रहेंगे सैटेलाइट से कितना हार्वेस्ट, कितना सोइंग करा था, कितना हार्वेस्ट करा है, वो सारी चीज़ें, मतलब कि हीट की वजह से अगर वो रिड्यूस भी हो रही है तो भी पता चल जाएगा। सैटेलाइट कौन कौन सी हो रही है? रीसेट हो रही है हमारी, ओशन सेट हो रही है हमारी, और रिसोर्स सेट हो रही है हमारी। ठीक है, ये तीनों सैटेलाइट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। किस एरिया के अंदर? 8 मेजर स्टेट्स हैं वीट प्रोड्यूसिंग, वही हमारा ये जो ऊपर वाला बेल्ट है वो हमारा। अब हरियाणा राजस्थान से आ जाइए, हरियाणा राजस्थान और जयपुर ये हो गया, हरियाणा राजस्थान पंजाब हो गया, फिर हमारा नीचे का गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, फिर हमारा बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तीनों पार्ट में डिवाइड कर लेना, 8 स्टेट हैं। तो जस्ट ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कितना हीट जो वीट प्रोड्यूस हो रहा है इसका पता लगाने के लिए ये हमारा क्रॉप मिशन है। किसका है? इसरो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई करना इसका भी आंसर करने का। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारे कल के MCQs, कल के मतलब सैटरडे वाले, आज तो मंडे है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
विद रेफरेंस टू घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल वाला वो था, इसका जो मुंह ऐसा था, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN। देखो मेरे को याद है हल्का हल्का क्रिटिकली कुछ लिखा हुआ था, क्रिटिकली कुछ लिखा हुआ था, तो ये तो नहीं होगा। दे आर ओनली लिविंग क्रोकोडाइल विद विजिबल सेक्शुअल डायफॉर्मिज्म। सेक्शुअल डायफॉर्मिज्म मतलब कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। ओनली लिविंग क्रोकोडाइलियन विद सेक्शुअल बायोमॉर्फिज्म। हाँ, ये सिर्फ ये सही है, ये सही है, और ये गलत है। इसका आंसर है ओनली 2। इसको देख लेंगे IUCN का कौन सा एंडेंजर्ड में कौन से में आता था, क्योंकि हमने देखा तो है ही इसे, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया घड़ियाल। देखा क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है हमारा घड़ियाल, ना कि उसमें आता है जो उसमें एंडेंजर्ड में बताया था। तो पहला तो गलत हो गया, सेकंड लेकिन सही है। नेक्स्ट चले, हमारे एक हमने देखा था हमारे रॉ के चीफ ने AS दुलत ने एक बुक को लॉन्च किया था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसका नाम था चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ठीक है। ये वाली बुक थी, वो फारूक अब्दुल्ला और वो उनका एक कोर्ट के कोई थे, उसके ऊपर कुछ था ये, ठीक है। ऐसा हमने देखा था, याद है हल्का हल्का, लेकिन चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई यही उसका टाइटल था। तो यही थोड़ा थोड़ा याद रखना होता है, जस्ट गेस करना होता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि 100% तो किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो कैलकुलेटेड गेस है वो आपके काम आएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही था आज के डिस्कशन में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। टेक केयर।